इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह इंडिया आते हैं और अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पावर बनकर अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के अलावा और भी कुछ यूरोपियन कंपनीज ट्रेड करने के लिए इंडिया आती हैं। पर उनके बारे में बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि ऐसी क्या कंडीशंस थी कि यूरोपियन कंपनीज ने इंडिया का रुख किया। व्हाई डिड यूरोपियन कंपनीज कम टू इंडिया? दोस्तों, एंशिएंट टाइम से ही इंडिया और यूरोप के अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे। इंडिया के कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस की यूरोप के मार्केट में काफी हाई डिमांड रहती थी। मिडिल एजेस में इस ट्रेड के एशियन पार्ट को अरब मर्चेंट्स और मेडिटेरेनियन और यूरोपियन पार्ट को इटालियंस डील करते थे। क्योंकि अभी तक केप ऑफ गुड होप वाला रूट डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ट्रेड कॉन्स्टेंटिनोपल यानी प्रेजेंट डे इस्तांबुल होकर किया जाता था। लेकिन जब ऑटोमन टर्क्स एशिया माइनर पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं और 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया जाता है, तब ईस्ट और वेस्ट के बीच के ओल्ड ट्रेड रूट्स भी इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। उसके अलावा वेनिस और जेनोवा के मर्चेंट्स कॉन्स्टेंटिनोपल के पास लोकेटेड होने का फायदा उठाकर यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड पर अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर लेते हैं और वो किसी नए यूरोपियन नेशन स्टेट को इसमें शेयर नहीं देना चाहते थे। नतीजतन वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स और मर्चेंट्स नए और सेफ ट्रेड रूट्स को सर्च करते हैं। वो अरब और वेनिशियंस की मोनोपोली को तोड़ना, टर्किश हॉस्टिलिटी से बचना और ईस्ट के साथ डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करना चाहते थे। इसमें सबसे पहले स्टेप्स लेने वाले थे पोर्चुगल और स्पेन। यहाँ की गवर्नमेंट्स मर्चेंट्स की सी वॉयजेस को स्पॉन्सर करती हैं। साथ ही साइंटिफिक डिस्कवरीज जैसे कि मैरिनर कंपास और लॉन्ग डिस्टेंस शिप्स का इन्वेंशन भी इसमें हेल्प करता है। इन्हीं एफर्ट्स की वजह से 1492 में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस वॉयज पर निकलते हैं, पर वो इंडिया पहुंचने की जगह अमेरिका पहुंच जाते हैं। फाइनली 1498 में पोर्चुगल के वास्को ड गामा यूरोप से इंडिया पहुंचने के लिए एक नए सी रूट वाया केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी करते हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। पोर्चुगीज सेलर वास्को ड गामा 20 मई 1498 को साउथ वेस्ट इंडिया के एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कैलिकट पहुंचते हैं। किंग ज़ैमोरिन, जो कैलिकट के लोकल रूलर थे, उनका स्वागत करते हैं और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए उन्हें कुछ प्रिविलेजेस भी ग्रांट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेड लेवी लोकल रूलर के लिए इनकम का एक इंपॉर्टेंट सोर्स था। इंडिया में 3 महीने रहने के बाद वास्को ड गामा एक रिच कार्गो के साथ यूरोप वापस लौट जाते हैं। इस कार्गो को वो यूरोप की मार्केट में बहुत हाई रेट पर सेल करते हैं। कहा जाता है कि उनकी पूरी यात्रा की कॉस्ट का 60 टाइम्स रिटर्न उन्हें मिलता है सेल से। वास्को ड गामा 1501 एडी में फिर से इंडिया आते हैं। वो कन्नौर में एक ट्रेडिंग फैक्ट्री सेटअप करते हैं। यहाँ से इंडिया और पोर्चुगल के बीच ट्रेड लिंक्स की शुरुआत होती है और कैलिकट, कन्नौर और कोचिन इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज ट्रेडिंग सेंटर्स बनकर उभरते हैं। पोर्चुगीज की बढ़ती हुई पावर्स और उनकी अनफेयर ट्रेड डिमांड्स जैसे कि अरेबियन सी में मोनोपोली की कोशिश उनके और लोकल रूलर ज़ैमोरिन के बीच हॉस्टिलिटीज बढ़ा देती हैं। पोर्चुगीज ट्रेडर्स डिमांड रखते हैं कि ज़ैमोरिन अपने एरिया में से मुस्लिम ट्रेडर्स को बाहर कर दे। ज़ैमोरिन उनकी डिमांड को नहीं मानते और दोनों के बीच इसी बात को लेकर एक मिलिट्री फेस ऑफ होता है, जिसमें ज़ैमोरिन हार जाते हैं और पोर्चुगीज की मिलिट्री सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। इसके बाद से पोर्चुगीज पावर का राइज होना शुरू होता है। आइए जानते हैं कैसे। राइज ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। 1505 एडी में पहले पोर्चुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डे अल्मीडा अपॉइंट होकर इंडिया आते हैं। इनकी पॉलिसी थी इंडियन ओशन पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, इसलिए इनकी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोला जाता है। कार्टेज सिस्टम इनकी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था। कार्टेज एक तरह का नेवल ट्रेड लाइसेंस या पास होता था, जो पोर्चुगीज कंपनी से बाकी सभी इंडियन और एशियन ट्रेडर्स को इंडियन ओशन में ट्रेड करने के लिए लेना होता था। साथ ही लंबे रूट्स के शिप्स जो पोर्चुगीज के कंट्रोल किए हुए पोर्ट्स पर रुकते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ जाते थे, उन्हें भी ये कार्टेज लेना होता था। जिनके पास ये पास नहीं होता था, उनकी शिप्स और कार्गो को पोर्चुगीज अपने कब्जे में ले लेते थे। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए पोर्चुगीज अपने मिलिट्री शिप्स और कैनन्स को ट्रेडिंग शिप्स के साथ रखते थे। 1509 एडी में अल्मेडा को रिप्लेस करके अल्फोंसो डे अल्बुकर्क गवर्नर बनते हैं। ये 1510 एडी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कैप्चर करते हैं। इनको ही इंडिया में पोर्चुगीज पावर का रियल फाउंडर बोला जाता है। अल्बुकर्क मलक्का और सिलोन को भी कैप्चर कर लेते हैं और कैलिकट में एक फोर्ट बनवाते हैं। इनके बाद गवर्नर बनते हैं नीनो डे कुन्या, जो 1530 एडी में पोर्चुगीज की इंडियन कैपिटल को कोचीन से गोवा शिफ्ट करते हैं। ये 1534 एडी में गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बैसेन अक्वायर कर लेते हैं और 1559 एडी में दमन को भी। पोर्चुगीज का कोस्टल एरियाज पे कंट्रोल और उनकी सुपीरियर नेवल पावर उनको बहुत हेल्प करती है और 16th सेंचुरी का एंड होते होते पोर्चुगीज न केवल गोवा, दमन, दीव और सेल्सेट पर कैप्चर कर लेते हैं, बल्कि इंडियन कोस्ट के अलोंग एक बड़े एरिया पर उनका कंट्रोल होता है। लेकिन फिर 16th सेंचुरी के बाद से इनकी पावर का डिक्लाइन शुरू होता है। 1631 में पोर्चुगीज मुगल एम्परर शाहजहां के नोबल कासिम खान के हाथों हुगली खो देते हैं। फिर 1661 में पोर्चुगल के किंग बॉम्बे डाउरी के रूप में इंग्लैंड के चार्ल्स II को दे देते हैं। 1739 में पोर्चुगीज से सेल्सेट और बैसेन मराठास जीत लेते हैं। इस तरह पोर्चुगीज की पावर काफी कम रह जाती है, लेकिन इसके बाद भी गोवा, दीव और दमन पर 1961 तक इनका कंट्रोल बना रहता है। आइए पोर्चुगीज के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस को जानते हैं। पोर्चुगीज गिफ्ट्स टू इंडिया। फेमस जेसुइट सेंट फ्रांसिस्को जेवियर पोर्चुगीज गवर्नर अल्फोंसो डे सूजा के साथ 1542 में इंडिया आते हैं। इन्हें आज भी इंडिया के कैथोलिक क्रिश्चियंस बहुत मानते हैं। टोबैको, टोमेटो, पोटैटो और चिलीज का कल्टीवेशन भी पोर्चुगीज ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। 1556 एडी में इन्होंने इंडिया का फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किया था गोवा में। दोस्तों, ये तो बात हुई इंडिया में ट्रेड करने के लिए आने वाली फर्स्ट यूरोपियन पावर की। आइए अब जानते हैं इनको फॉलो करने वाली नेक्स्ट ट्रेडिंग कंपनी यानी कि डच के बारे में। डच। दोस्तों, यूरोप के नेदरलैंड्स देश में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। 20 मार्च 1602 को डच पार्लियामेंट ने एक चार्टर के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया था।
इस कंपनी को 21 सालों तक इंडिया और ईस्ट के देशों के साथ ट्रेड, इन्वेजन और कॉन्क्वेस्ट करने का राइट भी पार्लियामेंट ने दिया था। ये इंडिया में आकर पोर्चुगीज की मोनोपोली को खत्म करते हैं। डच अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। उसके बाद और भी जगह अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1653 में चिंसूरा, 1659 में पटना, बालासोर, नागपट्टिनम, कराईकल, कासिम बाजार और 1663 में कोचिन में। इनका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के पुलिकट में था। 17वीं सेंचुरी में इंडिया से होने वाले स्पाइस यानी मसालों के व्यापार पर डच अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल्स, इंडिगो, सिल्क, ओपियम एक्सेट्रा का भी एक्सपोर्ट डच इंडिया से करते थे। इंग्लिश कंपनी के आने के बाद डच पावर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 1759 में 7 इयर्स वॉर के दौरान इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर इंग्लिश और डच कंपनीज के बीच बैटल ऑफ बेदरा होती है, जिसमें डच को हार का सामना करना पड़ता है। इस बैटल को बैटल ऑफ चिंसुरा या बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है। फाइनली डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1798 में लिक्विडेट कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा सफल ट्रेडिंग कंपनी की, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अराइवल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्चुगीज और डच ट्रेडर्स की सक्सेस से इंप्रेस होकर इंग्लैंड के मर्चेंट्स के मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम के ग्रुप ने 1599 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। कंपनी का पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ I 15 सालों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्टर्न ट्रेड का चार्टर ग्रांट करती है, जिसका मतलब यह था कि इस कंपनी को ईस्ट के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली होगी। इंग्लैंड से और कोई भी कंपनी यहां ट्रेड नहीं कर सकेगी। 1608 में कंपनी कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में भेजती है। उनका मकसद जहांगीर से रॉयल फरमान हासिल करना था, जिससे वो सूरत में अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सके। पोर्चुगीज के इंट्रीग्स के चलते हॉकिंस को कोई भी कंसेशन नहीं मिल पाता और उन्हें 1611 में जहांगीर के कोर्ट से वापस जाना पड़ता है। अंग्रेज समझ जाते हैं कि पोर्चुगीज के रहते उनका ट्रेड करना मुश्किल है, इसलिए 1611 में सूरत के पास स्वाली होल में एक नेवल बैटल में पोर्चुगीज को अंग्रेज हरा देते हैं। इससे जहांगीर को भी अंग्रेजों की पावर का यकीन हो जाता है और फिर 1613 में जहांगीर उन्हें इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की परमिशन भी दे देते हैं। तब अंग्रेज 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं। फिर 1615 में इंग्लैंड के एम्परर जेम्स I सर थॉमस रो को जहांगीर के कोर्ट में भेजते हैं, कंपनी के लिए और कंसेशन की डिमांड लेकर। रो अपनी बातों से जहांगीर को मना लेते हैं और वो कंपनी को रॉयल चार्टर ग्रांट करते हैं, जिससे कंपनी को मुगल टेरिटरी में कहीं भी व्यापार करने और फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की आजादी मिल जाती है। इसके बाद कंपनी इंडिया में अलग अलग जगह फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करती है, जैसे कि मसूलीपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, ओडिशा के बालासोर और हरिहरपुर एक्सेट्रा में। 1639 में कंपनी को मद्रास की लीज मिलती है और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया जाता है और 1668 में कंपनी को चार्ल्स II से बॉम्बे लीज पर मिल जाता है, जो चार्ल्स II को पोर्चुगीज से डाउरी में मिला था, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। 1698-99 में बंगाल के सूबेदार आजिम उस शान की परमिशन से सिर्फ 1200 रुपए देने पर कंपनी को सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकता की जमींदारी मिल जाती है। यहाँ पर ही 1700 में फोर्ट विलियम की स्थापना होती है। इसके बाद 1771 में मुगल एम्परर फारूक सियार फरमान जारी करके कंपनी को और भी ज्यादा राइट्स दे देते हैं, जैसे कि उन्हें सिर्फ 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में बंगाल में ड्यूटी फ्री व्यापार करने का अधिकार मिलता है। कलकत्ता के आसपास की जमीन खरीदने की परमिशन भी दी जाती है। इसके अलावा कंपनी द्वारा बॉम्बे में इशू किए गए कॉइन्स को पूरे मुगल राज्य में चलाने की अनुमति भी मिलती है। इसलिए इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसके बाद कंपनी की पावर बढ़ती ही जाती है और फाइनली पहली बार बंगाल में कंपनी अपने एम्पायर की शुरुआत करती है, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं अगली यूरोपियन कंपनी की तरफ, डेन्स। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। इस कंपनी ने 1620 में तमिलनाडु के ट्रैंक्वेबार और 1676 में बंगाल के सेरमपुर में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी। सेरमपुर इनका इंपॉर्टेंट सेंटर और हेडक्वार्टर था, लेकिन ये खुद को इंडिया में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए और 1845 में अपनी सभी सेटलमेंट्स ब्रिटिश कंपनी को बेचकर यहां से चले गए। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया में सबसे लास्ट में आने वाली यूरोपियन कंपनी की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ला कैंपेनिया दा सेंडेस और इंतालेस को 1664 में कोलबे के द्वारा फॉर्म किया गया था, जो फ्रांस के राजा लुई XIV के मंत्री थे। फ्रेंच कंपनी 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करती है। उसके बाद 1669 में गोलकोंडा के सुल्तान से परमिशन लेकर ये अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। 1673 में कंपनी के डायरेक्टर फ्रांसिस मार्टिन ने बालिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुट्टुचेरी नाम का एक गांव प्राप्त किया, जो बाद में पौंडीचेरी के नाम से फेमस हुआ। 1692 में बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान की अनुमति से फ्रेंच कंपनी ने चंद्रनगर में फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद फ्रेंच 1724 में मालाबार में माहे को कैप्चर कर लेते हैं और 1739 में तमिलनाडु में कराईकल को। 1724 में ही फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स इंडिया आते हैं और उनके साथ ही शुरुआत होती है कहानी एंग्लो फ्रेंच वॉर्स की, जिन्हें कर्नाटिक वॉर्स भी कहते हैं। कर्नाटिक वॉर्स इंग्लिश और फ्रेंच कंपनी के बीच हुए थे, जिनके बारे में हम अलग वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे इंडिया और यूरोप के बीच होने वाले ट्रेड का फायदा उठाने के लिए अलग अलग यूरोपियन कंपनीज इंडिया आती हैं। ये कंपनीज ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे कि मोनोपोली, फोर्स का इस्तेमाल, नेवी का यूज करने में भी पीछे नहीं रहती। इन सभी कंपनीज के बीच आपस में पावर के लिए स्ट्रगल चलता है, जिसमें फाइनली इंग्लिश कंपनी को सक्सेस मिलती है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी से शुरू होकर इंडिया में अपना एम्पायर खड़ा करती है, ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे।